आज की तारीख सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इतिहास में दर्ज होने जा रही है। विज्ञान के लिए आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यानी मानवता के भविष्य के लिए आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी संभावनाओं को कैसे बढ़ाएं, कैसे उस असीम संभावना को खोजें जो अंतरिक्ष में है। इसी के लिए अलग अलग मिशन भेजे जाते हैं। ये मिशन एक्सियम 4 हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि हमारे देश का बेटा शुभांशु शुक्ला भी इसमें सवार है। अब वापसी हालांकि हो रही है, वापसी का काउंटडाउन चल रहा है, लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नज़र इस मिशन पर लगी रही। इस मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला ने क्या क्या सीखा, इस मिशन से पूरी दुनिया ने क्या हासिल किया, इस मिशन के मकसद क्या थे, वो मकसद कितने पूरे हुए हैं, जैसी कई बातें हैं जिनको विस्तार से अगले 4 घंटे तक भारत एक्सप्रेस पर हम आपके सामने रखेंगे। कई एक्सपर्ट्स, दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भारत का जो अंतरिक्ष मिशन है, ख़ासतौर पर गगनयान 1 तो अब बहुत इमीडिएट सामने दिखाई पड़ता है, जिसका मकसद है कि हम जल्द से जल्द गगनयान 1 को भेजें। इसको लेकर भारत के पास अब कितने इनपुट होंगे, कैसी भूमिका उसमें शुभांशु शुक्ला की रहने वाली है, आने वाले दिनों में हम अपनी टीम कैसे तैयार करेंगे, ये विमान हम खुद भेजने में कितने कैपेबल हो पाएंगे, जैसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हालांकि वैज्ञानिक इस पर पहले से काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी का इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। मैं और मेरी सहयोगी प्रीति, अनूप दोनों मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम लगातार आप तक इसका पूरा अपडेट पहुंचाएंगे, सीधी तस्वीरें पहुंचाएंगे। कई मेहमान और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इस यात्रा के महत्व क्या है। शुभांशु शुक्ला अब आने वाले दिनों में कई अन्य वैज्ञानिकों को, अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे तैयार कर पाएंगे, जो कुछ उन्होंने सीखा है वो आगे की पीढ़ियों को कैसे फॉरवर्ड करेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ खबरें फटाफट आपके सामने रखते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी का इंतजार जो है अब वो खत्म होने वाला है। एक्सियम 4 मिशन से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी हो रही है। सकुशल वापसी का भारत समेत पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। 18 दिन बाद अंतरिक्ष से वापसी कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला और उनके साथ गए 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री। भारत के लिए ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी कार्य होता है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं होता है, बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मिलजुल कर इस पर काम करते हैं। धरती पर वापसी की खुशी में लखनऊ में पूरे घर को सजाया गया है। शुभांशु शुक्ला का पूरा परिवार खुश है। तेईस घंटे के सफर के बाद धरती पर उतरेगा अंतरिक्ष यान। आज दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया तट पर स्प्लैश डाउन होगा। जो लैंडिंग है उसको स्प्लैश डाउन यानी समंदर के किसी हिस्से में ये यान, इसका यान का हिस्सा आकर गिरता है, जिसमें सुरक्षित ये अंतरिक्ष यात्री होते हैं। इनकी बहुत खास ट्रेनिंग होती है और शुभांशु शुक्ला के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा है। देखिए, बहुत लंबा इंतज़ार भारत को करना पड़ा अपना अगला अंतरिक्ष यात्री पाने में। हम जब भी भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, अभी तक के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री की बात करते हैं तो राकेश शर्मा जी का नाम हमारे सामने आता है। इतिहास की किताबों में हम पढ़ते आए, लेकिन शुभांशु शुक्ला ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया अपने नाम को शुमार करके। शुभांशु शुक्ला न सिर्फ दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने, लेकिन पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री बने हैं भारत की तरफ से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी होकर आए हैं, रहकर आए हैं। उनका अनुभव गहरा है। राकेश शर्मा खुद भी मानते हैं कि शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा भारत के आने वाले मिशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उनसे जो इनपुट्स मिलेंगे, जो ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की है, वो ट्रेनिंग भारत के इन अंतरिक्ष मिशंस के लिए बहुत काम आने वाली है। भारत एक्सप्रेस पर हमने खास तैयारी की है आपके लिए। न सिर्फ तस्वीरें हम बहुत तेज़ी से सीधे पहुंचाएंगे, बल्कि हमारे साथ कई एक्सपर्ट जुड़ेंगे, क्योंकि अब सभी के जहन में सवाल ये आता है कि भारत ने इस मिशन के जरिए क्या हासिल किया है, हमारी क्या तैयारियां। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की। शुभांशु शुक्ला का घर है और वहाँ जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे घर को तैयार किया गया है और जैसा मैंने आपको बताया कि कई एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रीति, अनूप मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ मेरे साथ स्पेस साइंटिस्ट पीके घोष साहब भी जुड़ रहे हैं। घोष साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और
कितने एक्साइटेड आप हैं आज, मतलब एक साइंटिस्ट होने के नाते आपका ऑब्जर्वेशन, आपका इंतजार थोड़ा हम लोगों से अलग होगा। हम भावनात्मक रूप से हो सकते हैं, लेकिन आपकी सोच होगी विज्ञान के दृष्टिकोण से। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पर आपको क्या लगता है कि इस मिशन को आज वैज्ञानिक किस दृष्टिकोण से देख रहा है? देखिए, हम तो बहुत ही उत्साहित हैं। मैं स्पेस स्ट्रैटेजिस्ट हूँ और मेरे लिए ये एक बहुत ही, मतलब भारत के लिए कहिए, एक बहुत बड़ा पड़ाव है। पड़ाव क्यों है? क्योंकि इसके साथ कई जिसे कहते हैं इम्प्लीकेशंस। अभी सोचिए, हमारा एक एस्ट्रोनॉट अभी 18 दिन होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आया है। वो एक ही एस्ट्रोनॉट है भारतीयों में जिसने अनुभव किया है कि क्या होता है। ट्रेनिंग करना पृथ्वी पर एक दूसरी बात है और वहां पर जाकर रहना एक दूसरी बात है। लेकिन ये सब किस मकसद से किया है? इससे ताकि हमारा गगनयान जो प्रोजेक्ट है वो सही निकले, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके शुतांशु के साथ और कई एस्ट्रोनॉट्स होंगे भारतीय जो गगनयान में जाएंगे, लेकिन वो इकलौता होगा जो नेतृत्व करेगा एस्ट्रोनॉट्स की और उन्हें समझाएगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका अनुभव है। तो और ये भारत के लिए गगनयान, मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्यों मैं इस कहता हूं कि दिस इज द सिग्नल कि भारत एक स्पेस सुपर पावर बनने वाला है। क्यों सुपर पावर बनने वाला है? अभी आप देखें कि कितने सारे स्पेस स्टेशन हैं। एक तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो एक कंसोर्टियम, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा और इन सबने बनाया। एक है रूस का और तीसरा है चीन का तियांगोंग। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद भारत। तो ये एक इंडिकेशन है कि भारत एक सुपर पावर सर, आपने अभी जो शुरुआती स्टेटमेंट दिया उसमें ही कई सारे सवाल आ गए। यूँ तो हम सबके जहन में बहुत सारे सवाल हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रीति भी हैं। खबरों का मोर्चा उन्होंने थोड़ा आज जल्दी संभाला था, तो शुरुआत से जो अपडेट आ रहे थे उनके पास ज़्यादा अपडेट होंगे। अनूप भी मेरे साथ मौजूद हैं। यूँ तो हम कई दिनों से लगातार ये खबरें पहुंचा रहे हैं भारत एक्सप्रेस के जरिए दर्शकों तक, और हम सबके जहन में सवाल हैं। तो प्रीति और अनूप भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। लेकिन प्रीति, आज क्या क्या अपडेट्स रहे हैं और किस तरह की तैयारी है आज, ये भी बताइए दर्शकों को। दूसरा, घोष साहब से कोई सवाल पूछना चाहें तो आप जरूर पूछें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रवीण जी। सुबह से ही आज जो एक्साइटमेंट है वो अपने पूरे चरम पर है, क्योंकि 1984 के बाद अब 2025 में वो होने जा रहा है जो इतने समय में कोई दूसरा भारतीय नहीं कर पाया, जिसका जिक्र आपने भी किया, हमारे मेहमान भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात करने वाली हूं वो आखिर के जो 53 मिनट होंगे वो सबसे अहम है। 2:07 से जो धरती तक पहुंचने का, जो धरती पर उनकी लैंडिंग की प्रक्रिया होगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जरा चरणबद्ध तरीके से अपने दर्शकों को भी बताते हैं कि आखिर होता क्या है, क्योंकि ये शुरुआत तो कल शाम से हो गई थी 4:35 पर, लेकिन जब प्रशांत महासागर में इनका स्प्लैश डाउन होगा तो उसके बीच में जो आखिर के धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद प्रक्रिया होगी वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट आखिर के 1 घंटों में आने वाले पूरे प्रोसेस और प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? डी ऑर्बिट बर्न। इंजन की रफ्तार धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जिस रफ्तार के साथ अंतरिक्ष से ये लोग पृथ्वी के लिए रवाना हुए हैं उसी रफ्तार के साथ तो इम्पैक्ट होगा, तो जाहिर है बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो जिस यान में ये लोग आ रहे हैं उसकी रफ्तार इंजन के जरिए धीरे धीरे कम की जाती है, जिसे डी ऑर्बिट बर्न कहते हैं। इंजन जलाकर गति कम की जाती है। दूसरा जो होगा 2:26 पर ट्रंक जेटिसन।
यान का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है जिसमें ज्यादा वेट होता है और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो इससे अलग हो जाएगा। इसके बाद 2:30 पर नॉर्थ प्रीति, मुझे लग रहा है पूरा पुलिंदा है आपके पास में, पूरा एक्सप्लेनेशन लेंगे आपसे। मैं एक एक करके सभी को शामिल कर लेता हूं, और जो आपने एक्सपर्टाइज की बात की है तो पीके घोष साहब जैसे स्ट्रैटेजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरूर बात करेंगे। लेकिन अनूप, किस तरीके से आपकी नज़र इस खबर पर रही? क्या आपने भी तैयारी करी होगी कि आज जब दर्शकों को खबर बताऊंगा तो ये चीज़ें बताऊंगा? ज़रा आप कोई जानकारियां रखना चाहें तो रखें, घोष साहब से कुछ पूछना चाहें तो पूछें। बिल्कुल प्रवीण, मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं तो पहले शुरुआत कर दूं। कहते हैं एक नॉर्मल आदमी जब सफल होता है तो उसके लिए कहा जाता है धरती नापी है, आसमान बाकी है। लेकिन मैं कहूंगा शुभांशु के लिए, धरती नाप ली, आसमान नाप ली, अंतरिक्ष नाप लिया, अब क्या बाकी है? और एक सबसे बड़ी बात, आज के बाद शुभांशु को पूरी दुनिया जानेगी और भारत के बच्चे जो हैं, लाखों बच्चे अब एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष की पढ़ाई को लेकर देखिए कितने एक्टिव होने वाले हैं और रोल मॉडल की तरह शुभांशु नजर आने वाले हैं आज के बाद। और आपने मेरा जिक्र किया कि आप कैसे तैयारी करके हैं, तो प्रवीण मैं आपको बताऊं, मैं सुबह से बहुत एक्साइटेड था और यही एक्साइटमेंट मुझे न्यूज रूम में भी देखने को मिला। तमाम लोग तैयारियां कर रहे थे और अंदर से जो ताकत मिलती है ना कि भारत देश गर्व से उसका कहते हैं ना सीना चौड़ा हो गया है। भारत को गर्व करने का मौका शुभांशु ने दिया है और ये मौका जब वो भारत लौटेंगे, जब उनका फेज अब खत्म होगा, क्वारंटीन वाला फेज खत्म होगा, जब वापस आएंगे तब आप देखिएगा तमाम बच्चों से मिलेंगे वो और एक कहते हैं ना प्रेरणा स्रोत बनना वो करके दिखाएंगे। और भारत ने कभी सोचा नहीं था या फिर किसी और ने नहीं सोचा होगा कि हम इतनी जल्दी स्पेस में इतनी तेजी से पहुंचेंगे। और जो मिशन है गगनयान, उसके लिए भारत बहुत अहम रोल अदा करने वाला है, शुभांशु बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं। अंतरिक्ष में भी भारत का डंका बजेगा प्रवीण, और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। आज शुभांशु की वापसी होगी, पूरा देश इंतजार कर रहा है, खासतौर पर लखनऊ में न्यूज रूम हमारा इंतजार कर रहा है। हर जगह तैयारियां बहुत जोर शोर से की गई हैं और शुभांशु कोई आसान नहीं है शुभांशु बनना। 3 साल की कड़ी मेहनत और कहा जाता है कि एनएसजी कमांडो से भी टफ ट्रेनिंग उनको दी गई थी। कितनी देर तक पानी में रह सकते हैं, जो आपने कहा ना, एक तो ट्रेनिंग की बात और दूसरा एक्साइटमेंट की बात, तो ये एक्साइटमेंट कई जगहों पर, लखनऊ में तो है ही, उनके घर पर जश्न का माहौल है, लेकिन साथ ही साथ में कई ऐसी जगह हैं जहां पर विज्ञान से जुड़े हुए लोग इकट्ठा हैं, कई छात्रों को इकट्ठा किया गया है। मेरे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जो कि जाने माने स्पेस साइंटिस्ट हैं, बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आदित्य द्विवेदी मेरे सहयोगी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आदित्य भी आप तक कुछ जानकारियां पहुंचाएंगे, कुछ मेहमान भी उनके साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, अगर आदित्य आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव, अभी पीके घोष साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कुछ जानकारियाँ दी। प्रीति हमारी सहयोगी हैं, उनके मन में एक सवाल आया, ये जो स्प्लैश डाउन होता है वो इम्पैक्ट वाला समय होता है, हालांकि ये बहुत कम समय है, आप स्पेस में रह आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आप नीचे आते हैं, स्प्लैश डाउन होता है तो मन में एक डर होता है, एक धुकधुकी सी बनी रहती है कि क्या हो जाए क्या ना हो जाए। ये डर कितना लाजमी है और इसको लेकर आप लोगों की सोच क्या रहती है? देखिए, इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि फ्री फॉल इन ग्रेविटी का एक बार नहीं दर्जनों बार जो है इनको अनुभव कराया जाता है, और जिससे कि वो डर नाम की चीज इस एस्ट्रोनॉट्स में कहीं नहीं रहती है। रहा सवाल फ्लैश जो होगा, अभी तक इसमें एक तो दिक्कत होती थी कहाँ, अनडॉकिंग में, वो एक टिपिकल मामला है, क्योंकि उसमें उसकी स्पीड कम करना ड्रैगन की, और फिर अर्थ के ऑर्बिट में आना, और फिर उस पर्टिकुलर एंगल पर टकराना जिससे कि उछलकर वायुमंडल से कहीं ड्रैगन अंतरिक्ष में ना खो जाए। तो वो एक खास क्रिटिकल मोमेंट होता है। दूसरा क्रिटिकल मोमेंट होता है जब जो वायुमंडल का घर्षण होता है उससे टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि चारों तरफ प्लाज्मा का एक घेरा बन जाता है। और हालांकि हमारा जो यान है ड्रैगन है वो इतना फुल प्रूफ है, 50वां बार उसका एक्सपेरिमेंट कर लिया गया है। इट इज़ वेरी सेफ, नथिंग टू वरी, और सब ऑटोमेटिक है। वो करीब करीब 6 मिनट का वो जो टाइम होता है उसमें कम्युनिकेशन भी टूट जाता है, तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या है पता नहीं लगती है। लेकिन इसके बाद जब वो डेंस एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तब उसकी स्पीड और कम की जाती है, और फाइनली जब वो बहुत करीब 200 मीटर्स के ऊपर आ जाता है तब उसके जो है पैरासूट ऑटोमेटिकली काम करने लगते हैं। और जो फ्लैश कांटेक्ट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, और जिस तरह से एक गुब्बारे में बैठकर
कोई समुद्र के पानी पर गिरे, वो थोड़ा सा उछलेगा और जरा सा मैंने, पर वो तो कैसे रहते हैं सीट से, किसी तरह का कोई डर नहीं है। मैंने और कहा ना तब कि तक तो बहुत सारे ऐसा लोग कि ये इसको ऐसा समझ लीजिए कि जब आप बहुत गहराई से उस विषय को नहीं जानते हैं तो मन में खूब सारे अंदाजे लगाते हैं कि भाई अंतरिक्ष से कोई आ रहा है या गिर रहा है, किस स्पीड से आ रहा है। आपने बहुत विस्तार से इसको समझाया। आदित्य भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आदित्य, अभी आप कहाँ पर हैं एग्जैक्टली? क्योंकि मेरी जानकारी में आप कई बच्चों के साथ भी शामिल होंगे, आज दिन भर कई जगहों पर जाएंगे और लोगों तक अपडेट पहुंचाएंगे। तो अभी कहाँ हैं आप और क्या जानकारी है? प्रवीण, इस वक्त हम हैं नेहरू तारा मंडल में और आज यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं उस पूरे सेगमेंट को लाइव टेलीकास्ट करने का। और नेहरू तारा मंडल की प्रोग्रामिंग हेड प्रेरणा हमारे साथ हैं। प्रेरणा, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं और कितने बच्चे यहाँ पर आएंगे उस पूरे लाइव देखने के लिए? जी, जैसे 3:01 का जो समय है वो दिया गया है स्प्लैश टाउन का, तो लगभग 2:30 बजे के आसपास हम मान रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से हम दिखा पाएंगे यहाँ पर। कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि वो तारामंडल से देखना चाहते हैं। साथ ही साथ पब्लिक भी रहेगी उस दौरान शो के, तो वो भी हमारे साथ जुड़कर ये नज़ारे को जो है वो देखेगी तारामंडल से। प्रेरणा, इसको आप नई पीढ़ी के लिए किस ढंग से देखती हैं? कितना महत्वपूर्ण ये मिशन था? जी, अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें और स्पेस मिशन की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन था, क्योंकि एक तो शुभांशु शुक्ला जो है वो इसका पार्ट बने एक्सियम 4 का, और शुभांशु शुक्ला ना केवल एक ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जो इस मिशन का भाग बने, वो एक गगन यात्री भी हैं, एक सेलेक्टेड गगन यात्री भी हैं जिनके पास ऑलरेडी प्रशिक्षण है। स्पेस पे जाने की तैयारी का जो प्रशिक्षण है, जो हमारे गगनयान मिशन आगे जाएगा उसकी तैयारी है। तो उसके बीच में इस तरीके के मिशन का आना एक एडेड एडवांटेज रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस में जाने वाले वो पहले भारतीय हैं इस 41 साल के अंदर, तो वो अपने एक्सपीरियंस को जो है ये आदित्य बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। घोष साहब भी अभी इसका जिक्र कर रहे थे। क्विक कमेंट सभी के ले लेते हैं। पीके घोष साहब, अभी गगनयान की बात जैसा आदित्य यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये बात निकल कर आई है, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि गगनयान को क्या फायदा इस स्पेस मिशन से जिसमें शुभांशु अभी गए? जी हाँ, मैं पहले बता दूं कि प्रीति के कई टेक्निकल क्वेश्चंस थे। मैं आपको हर क्वेश्चन का इतना जितना डिटेल में आप चाहें मैं आपको आंसर दे दूंगा, लेकिन वो बाद में। पहले अभी ये इसका उत्तर दे दूं कि गगनयान जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि एक सिग्निफिकेंस होगा। और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, देखिए लोग नॉर्मली समझते हैं कि शितांशु शुक्ला एक ही एस्ट्रोनॉट है जिसको ट्रेनिंग दिया गया और वो चला वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया है। लेकिन ये कुछ 2019 से हम अपने कई एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और पहले तो मेरे ख्याल में 11 या कुछ थे, फिर धीरे धीरे कम होते गए। लेकिन एक ही आदमी जा सकता है, इसलिए शुतांशु गया। अच्छा, उनका जो स्टैंड बाई है वो है ग्रुप कैप्टन नायर। उन्होंने अपना पूरा ट्रेनिंग शुतांशु के साथ किया, और सब ट्रेनिंग, और ऐसे कई एस्ट्रोनॉट्स ने पूरा ट्रेनिंग किया है। अभी इसका क्या फायदा क्या है, भारत के लिए क्या फायदा है? जब हम गगनयान भेजेंगे उसमें 3 या 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, और शुतांशु उस टाइम पे इस एस्ट्रोनॉट्स का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि वही एक है जिन्होंने ये पूरा अनुभव किया मुझे अच्छे से याद है कि है। हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक वही बात कही थी जो आप कह रहे हैं कि शुभांशु का जाना इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाली पीढ़ी को आज के कई एस्ट्रोनॉट्स के लिए वो काफ़ी सारे इनपुट्स लेकर आएंगे, इसीलिए उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मेरे सहयोगी पीयूष राय भी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ में डॉक्टर राम श्रीवास्तव, पीके घोष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, बड़ी देर से आप बोले नहीं हैं, आपके कुछ सवाल हो तो जरूर रखिए, मेहमान भी काफ़ी हैं हमारे पास। बिल्कुल प्रवीण, मेरा सवाल तो जरूर है, मैं साइंटिस्ट जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे पूछूंगा, लेकिन पीयूष के पास चलते हैं क्योंकि लखनऊ से खुद शुभांशु हैं, अंतरिक्ष नाप कर लौट रहे हैं, बच्चों के साथ है पीयूष। जानते हैं पीयूष से, पीयूष बच्चों के साथ हैं आप, कितना उत्साह बच्चों में है? क्या वहां भी बच्चे एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं? क्या कुछ कह रहे हैं?
जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के मन में बहुत भारी उत्साह है। एक तरीके से इस पूरे कैंपस को, इस पूरे ऑडिटोरियम को मैं चाहूंगा दिखाएं कैमरामैन हमारे, कि एक तरीके से स्पेस साइंस के हिसाब से सजाया गया है। एक एक एक्टिविटीज यहाँ पे बच्चों को कराई जा रही है, यहाँ पे प्रोत्साहन दी जा रही है कि किस तरीके से शुभांशु की इस यात्रा से वो प्रेरित होकर वो भी भविष्य में आगे कुछ भी करना चाहें, उसको अचीव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी एक्टिविटीज बच्चों द्वारा ही यहाँ पे निर्मित की गई है। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पे बच्चे बैठे हैं। शुभांशु का लगातार वहाँ पे स्पीच चल रहा है, जो उन्होंने पीएम से बात की वो लगातार दिखाया जा रहा है। और लगभग 2 बजे के करीब उनके पेरेंट्स भी आएंगे और उसके बाद जो भी लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी उनके स्प्लैश लैंडिंग की, वो भी दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे लगातार बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। आप वो एनर्जी देखिए, बच्चों में उत्साह बहुत है, वो सारी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। और ये छोटा छोटा आप देख सकते हैं रॉकेट यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे तैयारियां बहुत जोर शोर से है शुभांशु के स्वागत की, और बच्चों में बहुत उत्साह है। एक एक एक्टिविटीज वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और सीखने का यहाँ पे बहुत कुछ मौका मिल रहा है। इन लोगों ने बनाया भी, पहले हम आपसे बात करेंगे, ये क्या बनाया है आप लोगों ने? तो ये हमारा एक गेम है जो हमने बनाया है। इसमें हमने आइसक्रीम स्टिक्स की मदद से कुछ बनाया है, जिसमें हम लोग अपने मतलब ऐसे बॉल रख सकते हैं और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस पेन हम एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, एंड देन वी हैव टू अप्लाई प्रेशर ओवर हेड सो द बॉल विल गो इन द एयर, एंड देन उसको अब उसके बाद अब इस कप में जाना है। सब आपको साइंटिफिक जो चीजें हैं, स्पेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आप शुभांशु की जो आज लैंडिंग भी है उससे कितने आप लोग प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, इट्स अ बिग थिंग फॉर अस बिकॉज वो हमारे स्कूल में पढ़े हैं। ऑल्सो ही इज अ प्राइड ऑफ इंडिया, as you know, he said that it's the journey of 1.4 billion people. So of course we are really proud of him, and he's an inspiration to entire India. So we are also inspired by him. तो ये जाहिर सी बात है कि उनसे इंस्पिरेशन लेके ही बच्चे यहाँ पे बहुत। यहाँ पर ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, बच्चे भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अब मैं चाहूंगी हमारे मेहमान पीके घोष साहब, जो सवाल मैं चाह रही थी, क्योंकि हमारे दर्शकों के मन में कौतूहल है सर, जानना चाहते हैं कि जब धरती के एटमॉस्फेयर में इनका यान ड्रैगन दाखिल होगा तो वो पूरा सीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी 6 चरण बताए गए हैं। और इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि सैन डिएगो तट के पास जब ये लैंड करने वाला होगा उससे पहले एक सोनिक बूम जैसी आवाज होगी। वहां पर कई लोग हैं जो इसे देखने के लिए सुबह से ही इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और लोगों के लिए वो बहुत जबरदस्त मंजर भी होने वाला है। मैं चाहूंगी जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ठीक है, मैं ब्रॉड कॉन्टूर्स को बता देता हूं और फिर जहां आप और टेक्निकल डिटेल्स मांगे मैं वो बता दूंगा। सबसे पहले तो अनडॉकिंग होता है, जहां पर जो कोल्ड गैस का थ्रस्टर्स हैं वो काम करते हैं और वो जो ड्रैगन का कैप्सूल है वो हार्मनी से दूर हो जाता है। दूर इसलिए हो जाता है ताकि उनके मतलब लग न जाए। उसके बाद थ्रस्टर्स के माध्यम से इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, यानी कि नोज, यानी कि जो नोज है वो पहले आ जाता है और फिर क्या होता है कि ये डी ऑर्बिटिंग जो ऑर्बिट है उस पे आने की कोशिश करता है। जैसे डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने कहा, इस टाइम पे बहुत एसेंशियल है कि ये एंगल ऑफ अटैक, यानी किस एंगल पे ये धरती पे आने की कोशिश करेगा। धरती पे आने, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम एक पत्थर फेंकते हैं पानी पे, कई बार वो रिकोशिएट करके दूर चला जाता है जी, और वो पानी के अंदर नहीं जाता। तो अगर ऐसा होगा तो सोचिए वो स्पेसक्राफ्ट धरती पे नहीं और कहीं दूर चला जाएगा। और अगर इसका एंगल ज्यादा होगा तो ये सीधा नीचे चला आएगा। तो ये ज्यादातर जो काम है ये ऑटोमेटेड है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। अभी आता है आपका क्वेश्चन कि क्या होता है जब वो डी ऑर्बिटिंग ऑर्बिट में आता है थ्रू द हेल्प ऑफ थ्रस्टर्स। 350 किलोमीटर ऊपर क्या होता है, जब मेन ट्रंक, मैं लेमैन को टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं, जो ट्रंक होता है वो निकल जाता है और जिस कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स हैं वो फिर रीओरिएंट करता है अपने आप को और थोड़ी देर बाद रीओरिएंट करता है और पृथ्वी की ओर आता रहता है। इस टाइम पे जो हीट शील्ड्स हैं उनका बहुत महत्व काम है। वो पीका से बनते हैं
और जो टेम्परेचर होता है वो कुछ 1600 से 2000 डिग्री तक चला जाता है, यानी कि एक आग का बबूला नीचे आ रहा है। अभी आप सोच सकते हैं अगर वो heat अंतरिक्ष shield से काम नहीं छोटा सा करेगा, कंकड़ भी आए तो वो एक बम के समान हो जाता है। ऐसे बिल्कुल में जी। इस चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, हम जानते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और मेरे जहन में सवाल आता है, अभी जब आदित्य नेहरू तारामंडल में हैं, पीयूष भी जहाँ थे, बहुत सारे बच्चों को देख, मैं खुद होलकर से पढ़ा हुआ हूँ, आप कब से पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई जो है या बच्चों में इंटरेस्ट क्या और अलग लेवल पर है, भारत की तैयारी और अलग लेवल पर है, और क्या शुभांशु के आने के बाद में इसमें भी मतलब वो एक तरीके से एक ऐसे आदर्श के रूप में स्थापित होंगे जो और बच्चों को प्रेरित करेंगे? निश्चित रूप से बच्चों में जो है उत्सुकता बड़ी प्रवीण होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है, कैसे है, चांद तारे क्या हैं, ये कहाँ हैं, इनका जन्म कैसे हुआ और इन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अभी तक तो ज्यादातर लोगों उन्होंने अपने माँ बाप से ये सीखा है कि जन्म पत्री में अगर मंगल है तो ये होगा और शुक्र है तो इस तरह का होगा, पर ये सब चीजें अपनी जगह सही होंगी किसी जमाने में। पर आज अगर पुरानी बातें याद करें तो बाइबल में तो लिखा हुआ था कि धरती चपटी है और सब ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं, और बेचारे गैलीलियो को तो माफी मांगना पड़ी थी, फिर आखिर में उसने चुपचाप ये कहा था फिर भी धरती तो गोल है और उसके चारों तरफ सूर्य घूमता है। तो देखिए ये उत्कंठा शुरू से है और अभी तक है और आगे भी रहेगी। अभी हमारे इंटरेस्ट बच्चों में इसलिए आवश्यक है कि धरती से अगर आप मंगल ग्रह जाएंगे तो हमको कम से कम 9 महीने लगेंगे, और अगर उससे बृहस्पति जाएंगे तो और भी दूर समय लगेगा। लेकिन दुनिया सिर्फ इतनी थोड़ी है। कृष्ण ने जो अपने मुंह खोलकर या कौशल्या ने मुंह खोलकर अपना राम को जो रूप बताया था, कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था, वो क्या था? ये टेलीस्कोप से देखने वाली दुनिया है। सोचिए, अपनी आकाश गंगा एक कोने से चला प्रकाश दूसरे कोने में 1 अरब साल में पहुंचता है, ऊपर से चला 50 लाख साल में पहुंचता है। इसमें 100 अरब सूर्य हैं। हमारा ये तो बहुत छोटा ये सा तो है। आपने जो बात बोली ना, जैसे बचपन से हम सोचते आए हैं इतने सारे ब्रह्मांड होंगे, उसमें कितने सौर मंडल होंगे, कितने मिल्की वे होंगे, हमारा अस्तित्व क्या है, ये सोचते सोचते तो कई बार गूज बम्स होने लगते हैं कि हाँ सचमुच ये बहुत विशाल है और इसमें हम एक कण के समान है। लेकिन जब उसको एक्सप्लोर करने की क्षमता होती है तो अपना एहसास होता है, हाँ पता लगता है कि विज्ञान की शक्ति क्या हो सकती है। आदित्य इसी तरह नेहरू तारामंडल में मौजूद हैं। वो जो दुनिया आप कह रहे हैं ना, उसको संक्षेप में या एक छोटे में मिनिएचर उसका यहाँ देखने को मिल जाता है। आदित्य, कुछ और तैयारियों के बारे में बताएं यहाँ पर। जी बिल्कुल। देखिए प्रवीण, यहाँ पर 2:30 बजे से सीधे लाइव दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो एयरक्राफ्ट है वो वापस आएगा पृथ्वी पर, उसको सीधे यहाँ से लाइव दिखाया जाएगा। और इसको लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित कई यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ पर आएंगे जो खासतौर से स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखे हैं, उनको यहाँ लाया जाएगा और वो समझेंगे चीज़ों को, वो अब बड़े सपने देखेंगे और फिर उन सपनों को साकार करने का काम किया जाएगा। 2027 में भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे, ये प्लानिंग चल रही है अपने यहाँ पर नासा की। तो उन सब तैयारियों को लेकर के यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, हम उनसे सीधे जुड़ना चाहेंगे और उनसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए, आज शुभांशु वापस लौट रहे हैं, 41 साल बाद कोई भारतीय ISS पहली बार गया हुआ है, 41 साल बाद कोई दूसरी बार स्पेस गया हुआ है। आप क्या कुछ सपने पाले हुए हैं और कैसे सपनों को साकार करेंगे? हमें सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से कोई हमारे देश को ऊपर ISS पे प्रेजेंट करने गया है। और सेकेंडली ये इतनी बड़ी बात इसलिए है कि आने वाले जो स्पेस मिशन है उसमें ये कितना फ़ायदेमंद होने वाला है। वहाँ पे उन्होंने जाके जितने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, जो काम किया है इन 14 दिनों के बीच में, वो आगे जाके हमें बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। बिल्कुल। प्रवीण, हमारे साथ नेहरू तारामंडल के डायरेक्टर भी हैं OP गुप्ता जी। मैं उनसे समझना चाहूँगा कि किन मायनों में जो शोध हुए हैं वहाँ पर 60 रिसर्च में वो भागीदारी की है और 7 रिसर्च स्पेशली भारत की तरफ से शुभांशु ने वहाँ किए हुए हैं। जी, जैसे कि उन्होंने जो रिसर्च किए हैं वाकई बहुत उपयोगी है, और ख़ास तौर से जैसे कि उन्होंने कुछ जर्मिनेट किया है, मूंग की दाल है और ये फिर ये मतलब आपका मेथी, उनको जर्मिनेट करने से वो, क्योंकि स्पेस पे जाएंगे, अगर बड़े अभियान में जाएंगे तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बहुत ही पौष्टिक होते हैं, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने
सूक्ष्म जीव भी ले गए, समुद्री भालू जैसे, जिसको हम उसके देखते हैं, बहुत सूक्ष्म, उनके भी जीवन उनको जीवन पर यह है कि उसका क्या इफेक्ट होता है, उनका जीवन का क्या इफेक्ट आकर के फिर आकर यहाँ लेबोरेटरी में फिर आकर के उसको रीचेक करेंगे, उनके शरीर पर क्या असर हुआ। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट हमारे अगले मिशंस के लिए, जो कि अभी हमारा गगनयान होना है, उनके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। ये माइल्ड स्टोन साबित होगा, ये बात कहनी है, ये बात कह रहे हैं नेहरू तारामंडल के डायरेक्टर ओपी गुप्ता जी। प्रीति, अभी क्या ताज़ा अपडेट आपके पास है? और हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं, पीके घोष साहब हैं, जो कि खुद स्पेस स्ट्रैटेजिस्ट हैं। आप कोई सवाल भी पूछना चाहें तो प्रीति पूछें। बिल्कुल प्रवीण जी, यहाँ पर आखिर क्या जो 1 घंटा है वो बहुत अहम है और उसमें आप चंद मिनट ही शेष बचे हैं, लेकिन यहाँ पर अंतरिक्ष में इनके जो एक्सपीरियंसेस रही उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। कई तस्वीरें आई, शुभांशु शुक्ला ने अपने परिवार से वीडियो कॉल भी किया और ग्रुप फोटो साझा की थी। एक जानकारी, जब अंतरिक्ष में आप होते हैं तो ग्रेविटी नहीं होती है और वो चैलेंजेस बहुत मुश्किल होते हैं। अब सवाल था कि आपके पास कोई 5वां व्यक्ति तो है नहीं जो आपकी तस्वीर खींचेगा, इसको इन लोगों ने कैसे साधा? बड़ा ट्रिक इन्होंने अख्तियार किया और इसे पढ़ना बड़ा दिलचस्प भी है। 4 लोग ये ग्रुप में गए हैं, चारों को फोटो साथ में चाहिए, तो एक कैमरे को इन्होंने कहीं पोजीशन किया और एक टाइमर फिक्स किया। हर 5 सेकंड पर वो कैमरा फोटो क्लिक कर रहा था, जिसके बाद इनके तमाम एक्सप्रेशंस दिए गए, जिसे कैमरे ने कैद किया और अब वो हर कोई देख रहा है। जहां तक सवाल कि ISS में इन्होंने किया क्या, 60 से ज़्यादा ऐसे महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए हैं जो आने वाले समय में बहुत मददगार साबित होंगे। मैं हमारे मेहमान डॉक्टर राम से बात करना चाहूँगी। सर, खास करके जिन प्रयोगों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें जीवन को लेकर के कितनी गुंजाइशें हैं इतनी विषम परिस्थितियों में, वो आने वाले समय में काफी मददगार होंगी साइंस के लिए, हमारी स्पेस स्टडी के लिए भी। देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ये थी कि अगर हम चंद्रमा से वहां जाकर बस्ती बनाएंगे तो वहां रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? धरती से तो वहां पर माल जा नहीं सकता है। बिल्कुल। वहां पर बहुत सारी समस्या आएंगी। हम जिस जगह रहेंगे, लंबे समय रहेंगे, तो वहाँ का वातावरण क्या होगा? वहाँ का ग्रेविटी तो 1/6 ऑफ द अर्थ है और हवा जो है बहुत ही कम है ही नहीं प्रैक्टिकली। अब वहाँ की जो किरणें आया करती हैं, कॉस्मिक रेज आती हैं, उल्कापात भी होता रहता है जिससे गड्ढे हमको चंद्रमा में दिखते हैं। और वहाँ पर जो सूर्य की किरणों में से जब उसमें चार्ज पार्टिकल आकर टकराता है तो वहाँ की धूल में चट चट की आवाज़ आती है। आप अगर वहाँ चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपके पैर के नीचे चिंगारी फूट रही है। तो ये समस्याएं अपनी जगह, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम लंबी अंतरिक्ष यात्रा में जाएंगे तो खाएंगे क्या? मांसाहारी लोग भी बहुत ज़्यादा कोई मुर्गे या बकरे साथ में नहीं ले जा सकते हैं, ले भी जाएंगे तो कितने दिन खाएंगे पिएंगे। इसलिए रास्ते में वहीं पर हम शून्य गुरुत्वाकर्षण के बीच ऐसी कौन सी चीजें पैदा करें जो जल्दी पैदा हो जाएं, उसके लिए पूरी दुनिया में काम चल रहे हैं। जापान ने तो, चाइना ने इसमें काफी महती उपलब्धि की है, भारत ने अपनी उपलब्धि की है। भारत ने मेथी और आपका मूंग की दाल, इसके गोल मूंग की दाल को वहां पर जर्मिनेट करके देखा है, क्योंकि ये जल्दी पैदा हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, इनसे फसल जल्दी मिल जाएगी और उसमें प्रोटीन्स की बहुतायत मात्रा होती है। तो शरीर के लिए आवश्यक जो अभी अंतरिक्ष स्टेशन में इन लोगों ने कैप्सूल खाकर अपना जीवन यापन किया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हालांकि उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल रहे हैं, मैग्नीशियम मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन एक सवाल प्रीति, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। पूछिए घोष जी, डॉक्टर घोष हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर घोष, मुझे जो जानकारी मिली है कि एक मीन ऑफ टाइम ऐसा आता है जब आप नीचे आते रहते, वायुमंडल में जैसे आप आते हैं आपका कम्युनिकेशन कट हो जाता है। सबसे टफ टाइम इसे कहा जाता है और शायद मुझे जहां तक जानकारी मिली, कल्पना चावला के लिए भी ये वही टाइम था जब वो ब्लास्ट हो गया था यान। ये टाइम क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं जरा। जब ये कैप्सूल वापस आ रहा है उस टाइम पे टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा, बहुत हाई हो जाता है। 1600 से लेकर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उस टाइम पे ये कैप्सूल को एक प्लाज्मा फिल्म या आयोनिक फिल्म से गिर जाता है। उस टाइम पे
कम्युनिकेशन ठीक तरह नहीं आता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि वो इतना तेज से आ रहा है, एक आग बबूला नीचे आ रहा है। उस टाइम पे अगर आपके पास कम्युनिकेशन ना हो तो क्या करेंगे? वैसे चीज ऑटोमेटेड है, फिर भी ये सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम जब कम्युनिकेशन नहीं होता है। ये प्लाज्मा फिल्म के बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा फिल्म। बाद में ये जब स्पीड कम हो जाता है तब ये धीरे धीरे निकल जाता है और फिर कम्युनिकेशन रीएस्टैब्लिश हो जाता है। जी, ये कहते भी हैं कि जाना, अंतरिक्ष में जाना जितना कठिन है घोष जी, उससे ज्यादा मुश्किल वापस लौटना है। शायद यही चुनौतियां हैं। देखिए, स्पेस इज अ हार्ड टास्क मास्टर। उसने एक गलती करेंगे आप तो ये कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। और मैं ये भी एक बता दूं कि ये जो डिले हुआ था जाते वक्त, ये बहुत अच्छा हुआ था कि डिले हुआ। और क्योंकि वो जो गलतियां थी वो इसरो ने कहा कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक हम इस फ्लाइट को नहीं जाना चाहिए। तो ये पूरा मतलब चेक हुआ, रीचेक हुआ, और जो भी गलतियां थी वो पिस्टन में हीलियम वो LOX का निकलना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी जब आप लोग इतनी ही बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। तो मैं कहता हूं कि अभी हम अच्छी गुडी शुभ यात्रा की बात कर रहे हैं, सब मंगल हो, शुभ हो। और दूसरी बात यह है कि हम कितना जाना चाहते हैं। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि उसमें कभी तक हम प्रयोग करते रहेंगे, कितनी फसलें उगा लेंगे, अनंत है, विस्तृत है।